नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में स्वागत है। हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है कि द एयर परमिबिलिटी मेथड इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ द सीमेंट। मतलब सीमेंट के किस टेस्ट में जो है एयर परमिबिलिटी मेथड का हम यूज करते हैं। तो जो फाइनेस्ट टेस्ट ज्ञात करना होता है आपका, फाइनेस्ट टेस्ट आपको करना होता है। तो कौन सा करते हैं आप? एयर परमिबिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, क्वेश्चन के सीक्वेंस बदल सकते हैं, हो सकता है चौथा पहले बाद आ जाए, दूसरा बाद में आ जाए, लेकिन आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंट। फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए आपको टिम्बर को कौन सा जो है मेथड यूज किया जाता है। तो आपको हमने बताया था कि जो है बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनको क्या करते हैं कि टिम्बर में अंदर भेजने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे बिचोरी मेथड होता है, जो है लॉरेंस मेथड होता है, कई सारे मेथड हमने आपको बताए थे, हॉट एंड कोल्ड मेथड होता है। लेकिन उस जो मेथड में जो कौन सा ऐसा जो है मतलब मिलाया जाता है इंग्रेडिएंट, जिससे आपकी टिम्बर क्या हो जाती है, फायर रेजिस्टेंस। तो आपका एल्यूमिनियम जो है आपका सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट। फोर्थ ऑप्शन देखिए आपका, अमोनियम सल्फेट। जब आप जो सोकिंग कराते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं अंदर, तो आपका जो है फायर रेजिस्टेंट हो जाता है आपका टिम्बर, ठीक है। तो फोर्थ सही होगा, फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल यूज्ड। पग मिल का किस लिए यूज करते हैं? तो प्रिपेयरिंग ऑफ अर्थवर्क को प्रिपेयर करने के लिए, अर्थवर्क मतलब कह सकते हैं, सॉरी, प्रिपेयरिंग ऑफ क्ले, ठीक है। क्ले को तैयार करने के लिए, मतलब प्रिपेयरिंग ऑफ ब्रिक अर्थ, ठीक है। ईंट की मिट्टी को तैयार करने के लिए आपको क्या करते हैं, शुरू करते हैं आप जो है पग मिल का यूज करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा, फिफ्थ का फोर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, अकॉर्डिंग टू आईएस स्पेसिफिकेशन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी यूज्ड, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कितना होता है? तो 30 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 घंटे होता है। तो छठवें का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक। हमने बताया था आपको, फ्रॉग किस लिए प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जब ब्रिक है, ब्रिक के जो एक ब्रिक से दूसरी ब्रिक, मतलब एक कोर्स से दूसरे कोर्स के बीच में आपका जो है बॉन्डिंग अच्छा बने, इसके लिए आप क्या प्रोवाइड करते हैं, जो है फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म कीट जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सातवें का सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आठवां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द व्हीकल इन इनेमल पेंट। इनेमल पेंट में व्हीकल का जो है यूज कौन सा होता है? व्हीकल, इनेमल पेंट में आपको कौन सा व्हीकल के रूप में यूज किया जाता है, कौन सा इंग्रेडिएंट? तो लिंसीड ऑयल जो होता है आपका व्हीकल के रूप में यूज किया जाता है। तो आठवें का पहला, ठीक है। इनेमल पेंट में जो कौन सी व्हीकल यूज की जाती है, तो वो लिंसीड ऑयल होती है, ठीक है। अगला है, इन वन cement bag has volume 0.035 meter cube of cement. The number of bags required for 1 ton of cement. देखिए, इसमें वॉल्यूम से मतलब ही नहीं है, ठीक है। 1 टन का मतलब कितना केजी होता है बताइए? 1000 केजी, ठीक है। और एक जो है एक बोरी सीमेंट का वेट कितना होता है? 50 केजी। तो 50 केजी से भाग दे देंगे तो 1000 केजी में कितना जो है बोरी लगेंगे, आपको पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 बोरी, ठीक है। तो 20 बैग्स आपको लगेंगे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 9वें का। इसमें आयतन से कोई मतलब ही नहीं था, आपको बस बना दिया, ठीक है। 10th है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट। मतलब हाई एल्यूमिना सीमेंट को जो है प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से जो है इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, बॉक्साइट और लाइमस्टोन जो होते हैं, इन्हीं का यूज किया जाता है। किसके लिए? हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए, ठीक है। इसमें जो क्ले आपका होता है वो बॉक्साइट जो होता है उससे मिलता है, ठीक है, क्ले का परसेंटेज। तो मतलब ये हो गया कि बॉक्साइट और लाइमस्टोन आपका मिलाया जाता है, आपको हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाना हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10th का फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इन द क्यूबिक मीटर शुड बी नियर टू। मतलब अगर आपको एक्यूरेसी निकालनी है वॉल्यूम की, तो हमने बताया था अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया जाए, तो अगर आपका एरिया हो तो 0.1 मीटर स्क्वायर, अगर लेंथ हो तो 0.01 मीटर, अगर वॉल्यूम हो तो 0.1 मीटर क्यूब। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया, केवल वॉल्यूम की बात किया है, इसका मतलब कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 11वें का सेकंड, मतलब 0.01 मीटर क्यूब, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
लिखा है डिडक्शन फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन एट द कॉर्नर। देखिए इसमें जो है एसएससी ने गलत आंसर दिया था। देखिए अगर आपका दीवार है तो दीवार का कॉर्नर तो यही हुआ ना, दो दीवारें यहाँ पे मिल रही है, कॉर्नर यहाँ हुआ, तो यहाँ सेंटर लाइन का डिडक्शन नहीं करते हैं। जब दो दीवारें एक दूसरे के बीच में आके मिल जाती हैं तो यहाँ पे आधी वाल के बराबर जो है डिडक्शन करते हैं। और अगर दो दीवारें आपकी क्रॉसिंग में मिलती हैं तो आपका क्या होता है, यहाँ पे एक दीवार के बराबर डिडक्शन किया जाता है। एस्टिमेटिंग में हमने आपको पढ़ाया है, देख लीजिएगा वहां पे अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज होगा, तो इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा, नो डिडक्शन। बराबर का दूसरा सही हो जाएगा, नो डिडक्शन, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए जो है बार बेंडिंग शेड्यूल जो आप एस्टिमेट करते हैं तो किसके लिए करते हैं, आप जब रीइंफोर्समेंट का एस्टिमेशन करते हैं तो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो स्टील वर्क का 13वें का चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, 13th का 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एस्टिमेटिंग से बहुत क्वेश्चन आ रहा है आपके, ठीक है। लिख रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में कौन सा नापा जाता है, देखिए कॉर्निस आपका रनिंग मीटर में नापा जाता है, कंक्रीट वर्क क्यूबिक मीटर में, शटरिंग आपका स्क्वायर मीटर में नापा जाता है, ठीक है। तो 14th का 3rd हो जाएगा आपका, 14 का 3rd। रीइंफोर्समेंट भी आपका क्यूबिक मीटर में नापा जाता है। रीइंफोर्समेंट आपका यार केजी में नापा जाता है ना, क्विंटल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट टू एस्टिमेट द प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन जो है सही है, लिखा है फॉर ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर नो डिडक्शन इज मेड, सही है पहला। दूसरा है 0.5 से 3 मीटर तक है तो आपको केवल एक फेस डिडक्ट किया जाएगा, ये भी सही है। अगर 3 मीटर तक है, अप टू 3 मीटर का है, 3 मीटर स्क्वायर तक, तो डिडक्शन इज मेड फॉर जो है बोथ साइड्स, ये गलत है। आपका 3 मीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा होगा तब आप दूसरे जो है दोनों फेस का आप डिडक्ट करेंगे। 3 मीटर तक है इसका मतलब 3 मीटर से कम है, इसका मतलब ये गलत हो गया। और फॉर एंड्स ऑफ बीम नो डिडक्शन, सही बात है। तो पहला, दूसरा और चौथा मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। 15वें का सेकंड सही हो गया। समझ में आ रहा है भैया, ठीक है। चलते हैं 16वां आपका आगे बताएंगे। 17वां कैलकुलेट द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ द बिल्डिंग हैविंग टोटल कारपेट एरिया 500 स्क्वायर मीटर, एक्स्ट्रा प्रोविजन एट द 10% ऑफ कारपेट एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर वॉल्स एंड बरामदा। मतलब आपका अगर कारपेट एरिया में 10% और जोड़ दी तो आपका जो है प्लिंथ एरिया आ जाएगा, क्योंकि कारपेट एरिया में से जो प्लिंथ एरिया में से जितना जितना चीजें घटाती हैं तो जो है क्या आता है, कारपेट एरिया आता है, तो वही चीज 10% एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया जो है कारपेट एरिया आपका 100 स्क्वायर मीटर दिया है, कितना 100 मीटर स्क्वायर दिया है, 500 मीटर स्क्वायर दिया है, और इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा कर दिया है, मतलब ठीक है 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या ये आपका प्लिंथ एरिया हो गया, ठीक है 550। अब आपको दिया है कि जो है प्लिंथ एरिया का रेट दिया है 1200 पर स्क्वायर मीटर के लिए, तो इसमें आप 1200 से गुणा कर दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 66 से जो भी सही होगा, मतलब कौन सा आपका 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 17वें का चौथा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क फॉर एन एम्बैंकमेंट ऑफ लेंथ L and width V, the mean depth of the embankment D and side slope S/1 using mid sectional area method। देखिए जब मिड सेक्शनल एरिया, मीन सेक्शनल एरिया, ये सब आपको हमने बताया किसमें, एस्टिमेटिंग में। ये सब तब आता है जब इसमें जो है चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग दिए होते हैं, इसमें तो एक ही ऑप्शन सही दिया है, BD + SD² × L 4th ऑप्शन, तो यही सही हो जाएगा। 18th का 4th इसने ऑप्शन सही से नहीं बना पाया, ठीक है। अब चलते हैं 19th की तरफ। 19th है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर 8 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क विद द सीमेंट मोर्टार। ये हमने आपको एस्टिमेटिंग के आज के लेक्चर में बताया है, तो आप उसको जरूर देखिए कि जो आपको कैलकुलेट करना है सैंड वर्क जो है आपका किसके लिए, 8 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए आपको सैंड याद करना है, ठीक है। मोर्टार आपका 1:3 आपका है मोर्टार, ठीक। तो चलिए याद करते हैं 1:3 मोर्टार के लिए सैंड की क्वांटिटी। तो आप कितना लेते हैं ड्राई मोर्टार, अगर आपका 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब के लिए ड्राई मोर्टार कितने लेते हैं, 0.3 मीटर क्यूब, है ना। अगर आपका 8 मीटर क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 8 × 0.3 2.4 मीटर क्यूब आपका ड्राई मोर्टार आ गया। अब ज्ञात करना है सीमेंट और सैंड का, तो देखिए सीमेंट कितना हो जाएगी आपकी, सीमेंट हो जाएगी आपकी 2.4/1 + 3 × 1, ठीक है, तो 0.6 मीटर क्यूब। और सैंड आपका कितना हो जाएगा, 2.4/1 + 3 × 3 मतलब 1.8 मीटर क्यूब, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3rd ऑप्शन 19th का
सैंडी पूछा था ना, तो 19 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 20 की तरफ। 20 है कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग एनुअल रेंट इज इतना एंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो आपको करना क्या है इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एनुअल रेट दिया 20,000 और इसमें आप वो ईयर परचेज से गुणा कर दीजिए। तो ईयर परचेज कितना होता है आपका, ईयर परचेज जो आपका होता है 1/r होता है, तो 100/5 कर दीजिए, तो 20 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 44 आगे आएगा। उसके बाद जितने जीरो है, अगर कोई 44 से ऑप्शन है, सॉरी 40 आएगा ना, 20 यहाँ 20 हो जाएगा, तो 20 में 40, ठीक है 40 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 40 से एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन वही सही हो जाएगा, 20 का फोर्थ सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। 21 है प्लम्ब ऑफ लाइन एट द 2 डिफरेंट प्लेसेस इन प्लेन सर्वेइंग, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में दोनों में अलग अलग मैटर होता है। हम आपको बताते हैं कैसे। अगर आपका प्लेन सर्वेइंग है, ठीक है, प्लेन सर्वेइंग है मतलब अर्थ सरफेस को आप प्लेन नाम है, तो प्लम्ब आपकी लाइन आपकी दो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी सरफेस जो है जियोडेटिक है, ठीक है, कर्व मान है, तो एक प्लम्ब लाइन ऐसे आएगी, एक प्लम्ब लाइन यहाँ पे आएगी, और ये दोनों एक दूसरे को इंसर्ट करेंगी कहाँ पे, अर्थ के सेंटर पे, ठीक। तो अगर प्लेन सर्वेइंग की बात किया तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, पैरेलल टू ईच अदर, तो 21st का थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कर्व हुज रेडियस वेरीज फ्रॉम इंफिनिटी टू द सर्टेन वैल्यूज कार्ड। तो आपका जो ट्रांजिशन कर्व होता है उसमें जीरो से लेके इंफिनिटी तक जाता है आपका रेडियस, तो कौन सा हो जाएगा ट्रांजिशन कर्व, 22 का फोर्थ, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ अ स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर, ठीक है। दिया है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। अब इस 20 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलिए, तो 20 इंटू 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ज्ञात करिए, अगर इसको 10 के बराबर करते हैं तो कट जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 20, ठीक है, इतना हो जाएगा, मतलब 1/20 200,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है 23rd का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लाइन व्हिच इज यूज्ड टू कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन एन एरिया इज कॉल्ड। तो देखिए जो आपका डिटेल्स को जो है लेने के लिए जो लाइन बिछाई जाती है उसे टाई लाइन कहते हैं, ठीक है। और बेस लाइन क्या होती है, बेस लाइन उस एरिया की सबसे लंबी लाइन होती है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में ही सारा सर्वेक्षण किया जाता है। और चेक लाइन क्या होती है, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए चेक लाइन बिछाई जाती है। मेन लाइन आपकी जो सारे मेन स्टेशन को मिलाती है, ठीक है, तो इसमें टाई लाइन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका 24th का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 25th की तरफ। कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन, मैग्नेटिक बियरिंग आपका लाइन का दिया है साउथ से 60 डिग्री ईस्ट में, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 5 डिग्री आपका ईस्टवर्ड है, ठीक है, 5 डिग्री ईस्टवर्ड है। फार्मूला नहीं लगाएंगे आप, और सीधा जो है बनाएंगे उसको और करेंगे, ठीक है। आपका जो है मान लीजिए आपका ट्रू नॉर्थ है आपका, ठीक है, ट्रू नॉर्थ है, और जो है बियरिंग जो दी है लाइन की मैग्नेटिक बेरिंग दी है आपका। तो देखिए जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, मतलब ट्रू नॉर्थ से जो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है वो कितना 5 डिग्री ईस्ट की तरफ है, मतलब ट्रू नॉर्थ ये था, इसके 5 डिग्री ईस्ट की तरफ आपका क्या है मैग्नेटिक नॉर्थ है। और जो आपकी मैग्नेटिक बेरिंग होगी वो मैग्नेटिक नॉर्थ से नापी गई है, तो कहां पे आ रही है, साउथ और ईस्ट में, मतलब साउथ और ईस्ट में आ रही है कितना डिग्री 60 डिग्री, मतलब ये आपकी लाइन यहां पे आ रही है 60 डिग्री आपका साउथ ईस्ट में आ रही है। ये आपकी ओरिजिनल लाइन है, इसका ओरिजिनल बेयरिंग बताना है, मतलब इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, इनके बीच का कोण कितना हो गया। इस लाइन का अगर नॉर्थ की अपेक्षा मैग्नेटिक बेयरिंग अगर निकाले नॉर्थ की तुलना में, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए नॉर्थ से आपका जो मैग्नेटिक साउथ होगा 180 डिग्री होगा ना, 180 में से अगर आप साउथ 60 घटाएंगे कितना 120 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है 120 से मतलब ये आपका 5 डिग्री आपका क्या है, 5 डिग्री पहले से इधर है ईस्ट की तरफ, मतलब अगर ट्रू नॉर्थ पर जाएंगे तो इसकी बियरिंग आपकी हो जाएगी 125 डिग्री। और 125 डिग्री, अब ये लाइन 125 डिग्री कहां से है, ट्रू नॉर्थ से, तो अगर आप 125 डिग्री आपका कहां से, नॉर्थ से 125 डिग्री कोई लाइन है, आपकी ये लाइन 125 डिग्री यहां से है, तो अगर आपको साउथ से निकालना होगा, इसका साउथ और ईस्ट में निकालना होगा आपका, तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट में आपका कैसे निकल के आएगा, 180 में से घटा दीजिए 125, तो यहां का आ जाएगा 5 और 6 में से ये 5 55 डिग्री, मतलब
साउथ 55 डिग्री ईस्ट, साउथ 55 डिग्री ईस्ट कौन सा ऑप्शन दिया है? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 26 25 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो पहले मैग्नेटिक में बेरिंग वेरिंग निकालेंगे तो इसमें गलत हो जाता है, लेकिन आप क्या करिए इस तरह से निकालेंगे जब आप, तो आपको आ जाएगा। 26 है आपका, कैलकुलेट द टोटल करेक्शन इन मीटर ऑफ अ लाइन मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चेन इज 2380 मीटर, एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन चेन इज इतना। मतलब आपका जो है इनकरेक्ट लेंथ दिया है, आपको करेक्ट लेंथ निकालना है, ठीक है। चैन की लंबाई 20.2 मीटर थी तब ये नापा गया, ठीक है। मतलब है कैलकुलेट द टोटल करेक्शन, आपको करेक्शन याद करना है रिक्वायर्ड इफ अ लाइन मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चेन इज 20, ठीक है। 20 मीटर चेन से आपकी अगर एल डैश मतलब जो है एक्चुअल लंबाई होगी एल डैश इंटू डी डैश अपॉन डी, ठीक है। तो एल आपको याद करना है और एल डैश आपको दिया है, मतलब गलत लंबाई दी है 2380 मीटर, 2380 दी है आपको, ठीक है। और जो है आपकी रॉन्ग लेंथ दी है 20.2 और जो है एक्चुअल लेंथ थी आपकी 20 मीटर, ठीक। तो आपका लेंथ निकल के यहां से निकालिए कितना आएगा। चौबीस 2403.8 मीटर, मतलब 2403.8 मीटर, ठीक है। तो करेक्शन कितना करना पड़ेगा? देखिए 2380.0 माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। क्या हो जाएगा 832 और 0 मतलब 23.8 मीटर का करेक्शन आपको करना पड़ेगा। 23.8 थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 का थर्ड, समझ में आया ना? कितना करेक्शन करना पड़ेगा? 23.8। आप लंबाई निकाल लीजिए और पहले लंबाई में से घटा दीजिए, तो कितना करेक्शन करना पड़ेगा आपका? 23.8 मीटर का। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 27 की तरफ। लिखा है लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का जो लिस्ट काउंट होता है वो 20 सेकंड होता है, 20 सेकंड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन 27 का फोर्थ सही हो जाएगा। 28 की तरफ चलते हैं हम लोग। कैलकुलेट द करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए इफ स्टाफ रीडिंग इज टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज सेट अ डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट 3.46, ठीक है। पॉइंट ए पर आपका एलिवेशन दिया है 3.46, ठीक है। और डिस्टेंस दी है आपका कितना? डिस्टेंस आपका दिया है कितना मीटर? 1.5 किलोमीटर। डिस्टेंस दिया है 1.5 किलोमीटर और ए का एलिवेशन दिया है कितना? 3.46 मीटर, 3.46 मीटर। तो इसको करेक्ट निकालना है। करेक्ट निकालना है, कितना होगा ये? देखिए कंबाइंड करेक्शन फैक्टर यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि वह जब आप जो है सर्वे कर रहे होंगे तो रिफ्रैक्शन के कारण भी एरर हुई होगी और कर्वेचर के कारण भी एरर हुई होगी। तो क्या हो जाएगा? 3/7 d स्क्वायर बाई r, ठीक है। ये आपका जो है कंबाइंड करेक्शन होता है निगेटिव में, ठीक है। तो 3/7 इंटू डी का मान 1.5 किलोमीटर है ना? हाँ 1.5 किलोमीटर है आपका। तो 1.5 का स्क्वायर अपॉन 6370 किलोमीटर आपका अर्थ का रेडियस होता है। तो निकालिए इसको कितना है किलोमीटर में, और इसे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किसमें आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा, ठीक। तो मीटर में निकालिए आप, क्योंकि वो वैल्यू मीटर में ही दी है। तो 3 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन 7 अपॉन 6370, तो मतलब 0.15। निगेटिव में आपको 0.15 का क्या करना है? करेक्शन करना है, ठीक है। तो करेक्ट वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 3.46 माइनस 0.15 घटाइए 3.33 मीटर, 3.31 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन आप सही है, 28 का सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 29 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द इंटरसेक्ट एंगल ऑफ द एनालिटिक टेलीस्कोप, ठीक है। एनालिटिक टेलीस्कोप आपका दिया है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट एंगल मतलब आपका ऐसे है, ठीक है। स्टेडिया का ये मिडिल वाला पार्ट है, तो ये आपका बीटा एंगल होता है। और बीटा एंगल कितने बराबर होता है? 34 डिग्री, 34 डिग्री और 26 मिनट, 34 डिग्री 22 मिनट 64 सेकंड। चौंतीस मिनट होता है, ठीक है। 34 डिग्री आपका 22.64 मिनट, ठीक है। 34 डिग्री 22.64 मिनट, ठीक। ये चीज होता है आपका क्या? इंटरसेक्शन एंगल बीटा। और अगर बात करें हम इसको रेडियन में निकालें, तो रेडियन में निकालेंगे इसे तो कितना आएगा? 0.573 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया है? सेकंड ऑप्शन, 29 का सेकंड।
मतलब आपका जो इंटरसेक्शन एंगल होता है वो 34°22.64 होता है, और अगर आप इसका रेडियन मीन करें तो 0.573 आता है। वही आपका ऑप्शन में दिया है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं तो 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है व्हिच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर कंटूर मैप। कंटूर मैप दिया है, अगर आपकी कंटूर मैप पैरेलल है, ठीक है, और सोन यूनिफॉर्म प्लेन जो है, मतलब अगर पैरेलल जो है सारी कंटूर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो वो यूनिफॉर्म स्लोप को ही जो है प्रदर्शित करती है, तो पहला सही हो जाएगा। अगर जो है वेरी क्लोज्ड कंटूर लाइन, अगर आपकी कंटूर लाइन काफी क्लोज है, इसका मतलब जो आपका वर्टिकल इंटरवल है, मतलब जो है आप कह सकते हैं कि कंटूर इंटरवल है आपका, मतलब थोड़ी ही देर दूरी पे जाके उतना ज्यादा जा रहा है, मतलब स्टीप स्लोप होगा, ठीक है। मतलब अगर आप कंटूर इंटरवल 1 मीटर ले रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर आपने कंटूर इंटरवल लिया और आपकी जो है एक कंटूर लाइन 1 मीटर 101 की यहाँ मिल गई और 102 की यहाँ मिल गई, 103 की यहाँ मिल गई, मतलब पास पास मिल जा रही है, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि काफी घटता हुआ स्लोप जा रहा है तो स्टीप स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सही हो गया, पहला और दूसरा। और लिखा है वेरी क्लोज कंटूर शोज फ्लैट एरिया, ये भी गलत है, ये तो सबसे ज्यादा स्टीप जो है शो करेंगी। और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है टू कंटूर एट डिफरेंट एलिवेशन कट एट राइट एंगल, ये भी गलत दिया है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन 30 का सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 31st की तरफ। व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी फॉर अ 4 ग्राम पार्टिकल व्हिच इज फॉलिंग इन वाटर with projected area of 5 square centimeter, the coefficient of drag is given 0.47, ठीक है। तो क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी, क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी आपकी क्या होती है, क्या क्या दिया है इसमें देखिए, जो है 4 ग्राम पार्टिकल दिया है, तो टर्मिनल वेलोसिटी होता है √2mg/cd रो ए, ठीक है, ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें जो है m दिया है आपका 4 ग्राम का दिया है पार्टिकल, और क्या क्या दिया है, जो है एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और cd का मान 0.47 दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ठीक है। तो अब वेलोसिटी टर्मिनल निकालिए आप, 2 इंटू m का मान कितना 4 ग्राम, इसको 1000 से भाग दीजिए 4 किलोग्राम हो गया है ना, और g आपका 9.81 हो गया। अगर आप बात करें cd की तो 0.47 दिया है आपको, रो दिया है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, है ना, और एरिया का बात करें तो कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनका 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिए तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो भी कैलकुलेट करिए कितना आएगा 0.577, मतलब 0.58 मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका ऑप्शन में दिया है। किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 31st का फर्स्ट सही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सूत्र याद कर लीजिए। 32nd आपका है द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल लाइज बिटवीन, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच है तो वेल ग्रेडेड सॉइल होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 15 से ज्यादा है तो वेल ग्रेडेड सॉइल होगा। इसका मतलब 32 का पहले सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 32 का सेकंड। समझ में आ रहा है ना? 33rd है आपका द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए Cu का मान 6 से ज्यादा होना चाहिए, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए Cu का मान 4 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 33rd का थर्ड सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कैसाग्रांडे apparatus इज यूज्ड टू डिटरमाइन, कैसाग्रांडे apparatus का यूज किस लिए करते हैं? लिक्विड लिमिट ज्ञात करने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन, 34th का फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा गैस पार्टिकल्स का वो बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्यादा तेजी से टकराएंगे, और टकराएंगे इसका मतलब क्या होगा? कोलिजन होगा तो उसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब इंक्रीजेस होता है। 35 का थर्ड, यही लिक्विड की बात करते तो घट जाता, ठीक। अब चलते हैं 36 की तरफ। लिखा है if 90% वॉल्यूम ऑफ आइस वर्क इमर्ज इन द वाटर एंड ओनली 10% वॉल्यूम अबव द वाटर सरफेस, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द आइसबर्ग इफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज गिवन 1025 केजी पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन हम आपको एक बार करा चुके हैं, दोबारा कराते हैं इसको, ठीक है। तो हमने एक फार्मूला बताया था इसमें, V डैश अपॉन B इक्वल टू रो ऑफ बॉडी अपॉन रो ऑफ लिक्विड, मतलब कि ये B डैश होता है डूबा हुआ भाग, ठीक है, B डैश होता है डूबा हुआ भाग, तो यानी 0.9 भी डूब गया है, और टोटल वॉल्यूम जो है V है, और बॉडी की डेंसिटी कितनी है, ठीक है, यही आपको ज्ञात करनी है आइसबर्ग की, और जो है 1025 आपका केजी पर सेंटीमीटर क्यूब आपका दिया है क्या? वॉल्यूम इसका।
केजी पर मीटर क्यूब दिया है आपका जिस लिक्विड में, यानी आपका जिसमें डुबोया जा रहा है, ठीक है। तो बॉडी का वॉल्यूम कितना जो है डेंसिटी कितना आ जाएगी, 0.9 से गुणा कर दीजिए 922.5, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 922.5 केजी पर मीटर क्यूब है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 36 का सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 है, द हेड डेवलप्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज 40 मीटर, एच बराबर कितना दिया है 40 मीटर, एच आपका 40 मीटर दिया हुआ है और ऑपरेटिंग विद स्पीड एन आपका 750 आरपीएम दिया है, आरपीएम, ठीक। और बात करते हैं रेटेड कैपेसिटी, जो डिस्चार्ज आपका दिया है क्यू 50 क्यूमेक, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, फॉर्मूला बताइए सब लोग, सेंट्रीफ्यूगल पंप का और टरबाइन के स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला बताइए, ठीक है। तो होता क्या है, एन एस बराबर एन रूट क्यू एच की पावर 3/4 रखिए, इसमें एन आपका 750 है, अंडर रूट 50 अपॉन 40 की पावर 3/4, आंसर निकालिए, कैलकुलेट करिए। कितना आ गया आपका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 37 का थर्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 38 की तरफ। सरफेस टेंशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड इज, ठीक है। आइडियल फ्लूइड का सरफेस टेंशन 0 होना चाहिए, तो शून्य होगा, 38 का फोर्थ, ठीक है। सरफेस टेंशन की बात कर दिया, इसका मतलब आइडियल फ्लूइड है तो नहीं होगा सरफेस टेंशन ना, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 39 आगे कराएंगे। 40 है, द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी व्हेन, अगर आपका मेटा सेंटर हाइट जो आपकी मेटा सेंटर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है तो स्टेबल में होगा, मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर है तो न्यूट्रल में होगा, मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही जाएगा, मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब 40 का सेकंड। जो छूटा हम लास्ट में कराएंगे, आपको परेशान मत होइए, ठीक है। लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर इफ द डायमीटर ऑफ द पाइप 50 सेंटीमीटर और रफनेस 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, डायमीटर ऑफ पाइप दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/√f इक्वल टू 1.14 माइनस लॉग k अपॉन d, ठीक है। k आपका क्या होता है, रफनेस, और d आपका होता है क्या, तो यहाँ पे 2 लॉग होता है, ठीक है। 2 लॉग आपका k अपॉन d, ठीक है। तो 1/√f लिखिए, 1.14 माइनस 2 लॉग, रफनेस कितना दिया है 0.25 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ पाइप कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से f निकालिए आप, कितना आएगा, कैलकुलेट करिए। आ रहा 0.0303, ठीक है। कोई ऑप्शन इसमें है, हाँ फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, 41 का फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 42nd की तरफ चलते हैं। 42nd, व्हाट इज द हेड लॉस इन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन ओवर द लेंथ फॉर 30 किलोमीटर इफ द डायमीटर ऑफ पाइप 80 सेंटीमीटर एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको ज्ञात करना है HF, तो HF बराबर क्या होता है 4FLV²/2GD, है ना। इसमें रखिए 4 इंटू एफ का वाल कितना दिया है, एफ की वैल्यू दिया है फ्रिक्शन फैक्टर यानी 0 मान ली 4F दिया है तो 0.032 दिया है ना। और L की वैल्यू कितना दिया है 30 किलोमीटर, मतलब 30 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और वेलोसिटी कितना दिया है आपका 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 30 इसको 0.3 मीटर का पर सेकंड बटे का होल स्क्वायर कर देंगे आप, और डी डायमीटर ऑफ पाइप कितना दिया 80 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 9.81 इंटू 0.8, इसको सॉल्व करिए आप लोग, तो HF की वैल्यू निकालिए 0.032 इंटू 30 इंटू 5.5 मीटर। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 5.5, थर्ड ऑप्शन 42 का थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द रेंज ऑफ फ्राउड नंबर बिग जंप, ये जंप हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, 1 से 1.75 के बीच है, तो आपका क्या होगा वीक जंप होगा
और जो है 1 से 1.7 के बीच है तो अंडुलर जंप होगा, 1.7 से 2.5 के बीच में तो क्या वीक जंप, 2.5 से 4.5 के बीच है तो ऑस्किलेटिंग, और 2.5 से 9 के बीच में है, मतलब 4.5 से 9 के बीच में है तो आपका क्या हो जाएगा स्टेडी, और 9 से ज्यादा है तो क्या स्ट्रॉन्ग जंप। ठीक है, तो आप बोलने में कुछ एरर हुई होगी तो उसको समझ लीजिएगा क्योंकि जल्दी से बोल दिए। ठीक है, तो इसमें आपका पूछा किसके लिए है, इसमें पूछा है वीक जंप का, तो 1.75 से 2.5 कौन सा ऑप्शन दिया, सेकंड ऑप्शन, 43rd का सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44th की तरफ। व्हाट इज द वेलोसिटी व्हिच इज एलिमेंट्री वेव कैन ट्रेवल अप स्ट्रीम इफ द वेलोसिटी इज गिवन 2 मीटर पर सेकंड एंड डेप्थ आपका वेलोसिटी आपका दिया है, वेलोसिटी आपका दिया है 2 मीटर पर सेकंड और डेप्थ दिया है 1 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी आपको दिया है 2 मीटर पर सेकंड और h दिया आपका 1 मीटर। ठीक है, तो आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, मतलब एलिमेंट्री वेव की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, c माइनस v, और c आपका होता है अंडर रूट जी वाई, मतलब अंडर रूट 9.81 इंटू 1 कर दीजिए, y का मान 1 है ना, 1 कर दीजिए तो c का मान कितना आएगा, देखिए c का मान कैलकुलेट करिए 3.132। ठीक है, 3.132 आ रहा है। ठीक है, और अब इसमें देखिए v बराबर 3.132 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1.132 मीटर पर सेकंड। आपकी ये हो जाएगी एलिमेंट्री वेव की वेलोसिटी, मतलब पहला ऑप्शन आपका चाहिए होगा 44th का फर्स्ट। चलते हैं 45 की तरफ। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लामेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल इरिगेशन, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर हमारा इसी पे है, रिक्लामेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या करते हैं हम जिप्सम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जिप्सम, ठीक है, एडिशन जिप्सम ऑफ सॉइल एंड लीचिंग। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपको सही हो जाएगा क्योंकि लीचिंग भी करते हैं, तो 45 का सेकंड। जिप्सम मिलाने के बाद लीचिंग ही तो करते हैं, हमने पढ़ा है आपको। 46th है आपका कि द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ऑफ सक्सेसिव 1 आवर्स पीरियड ऑफ अ 6 आवर्स स्टॉर्म 2, 6, 8, 9 and 7 and 3 सेंटीमीटर पर आवर, रन ऑफ 4 सेंटीमीटर पर आवर। तो फाइंड एक्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो फाइंड एक्स देखिए आपका किसका पार्ट है, ये आपका हाइड्रोलॉजी का पार्ट है। देखिए इतना दिन से हम आपको पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं, पहला क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी का आया है तो इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ाएं आपको। ठीक है, लेकिन इसको निकालना आप सीख लीजिए। देखिए जो 4 सेंटीमीटर से जो कम होंगे, 4 सेंटीमीटर पर आवर से उसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि जो 4 सेंटीमीटर पर आवर से कम होंगे वो आपके रनआउट में तो कैलकुलेट ही हो जाएंगे, जो बचता है जो है रनआउट के बाद उसी को हम क्या फाइंड इंडेक्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 6 को कैलकुलेट करेंगे तो 6 माइनस 4 करिए आप, 6 माइनस 4, जो 4 से ज्यादा होंगे उन्हीं को कैलकुलेट किया जाएगा। 8 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 4 प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस 4। अब देखिए कितने हो जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, इनका एवरेज ले लिए बटे 4 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, 4, 6 और 6, 5, 11 और 11 और 3 14 बटे 4, मतलब कितना आएगा आपका 3.5। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 3.5, मतलब सेकंड ऑप्शन किसका 46th का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47th का। द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू एसएसडी, एसएसडी का 2 गुना, कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 48 की तरफ। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस, हम आपको ये करा चुके हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रेजिस्टिंग सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर थिक स्लैब if the ratio of the radius of wheel load distribution to the thickness of slab is given 0.5। ठीक है, आपको हमने बताया था वेस्टरगार्ड मेथड। ठीक है, वेस्टरगार्ड मेथड आप जब रिजिड पेमेंट की डिजाइन करते हैं तो जो आपका इक्विवेलेंट रेडियस होता है वो इन दोनों से क्या होना चाहिए, इन दोनों में जो आपका देखिए पहला आपका होता है 1.6 अंडर रूट में 1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, 1.6 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0.675। ठीक है, ये होता है 1.6 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0.675 h। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट रेडियस जो होता है ये 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से कि देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ठीक है, और इसमें a अगर आपका 1.724, जो ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब 1.724 h से आपका a लेस होगा, मतलब 1.724 h से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये वैल्यू a से कम आ रही है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, नहीं तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें अब बात करते हैं b क्या होता है, तो b होता है इक्विवेलेंट रेडियस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेडियस आपका होता है, h क्या होता है स्लैब थिकनेस, स्लैब थिकनेस की बात होती है।
ठीक है। और ये होता है ए व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन का रेडियस, ठीक है, व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन का रेडियस। तो आप इसको ज्ञात कर लिख लीजिएगा, ठीक है। ए होता है रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन, एच होता है स्लैब का थिकनेस और बी होता है इक्विवेलेंट रेडियस। तो आपको स्लैब थिकनेस दिया 20 सेंटीमीटर, एच दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका ए बाई एच दिया है 0.5, ए बाई एच बराबर 0.5, तो यानी ए आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 20 इंटू मतलब 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा ए। अब इसमें रखिए 1.724 एच निकालिए, एच मतलब 1.724 इंटू 20 करिए, कितना आएगा 1.724 इंटू 20 करिए तो कितना आ रहा है 34.48। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है वो ए से कम है, ठीक है। ये मतलब ए से ये वैल्यू ज्यादा है। ए आपका क्या है, ए आपका केवल 20 मीटर है, 10 मीटर, ठीक है। ए आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका कितना आ रहा है 34.48 सेंटीमीटर, मतलब ए आपका कम है। तो जब आपका ए कम होता है किससे 724 एच से कम होता है तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो लगाएंगे फिर से, ठीक है। तो इसको हम रफ करके फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक, समझ में आया ना कैसे लगता है। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं b के बराबर के लिए तो b बराबर 1 + 6, a का मान कितना था 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 0.675 इंटू 20। कैलकुलेट करिए b का मान कितना आ रहा है बताइए, कैलकुलेट करके बताइए। 10.16 आ रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 48 का सेकंड। समझ में आया भैया, ठीक है। 49 की तरफ चलते हैं। लिखा है which of the following is responsible for corrosion in concrete sewers। जो सेप्टिक कंडीशंस होती हैं वो सीवर्स में कोरोजन का कारण बनती हैं, ठीक है। सेप्टिक कंडीशंस का मतलब उसमें गैसेस जो है प्रोड्यूस हो जाएं, एनारोबिक कंडीशंस उत्पन्न हो जाए, बहुत सारे जो है इनके जो है ऐसे इंग्रेडिएंट्स उत्पन्न हो जाए जिससे कोरोजन हो, ठीक है। तो उसी को हम सेप्टिक कंडीशंस कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 49 का फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं 50 की तरफ। लिखा है which of the following is responsible for the depletion of ozone layer of upper atmosphere। तो हमने आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कई बार पढ़ाया है, वही चीज है 50 का सेकंड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका जो है रिस्पांसिबल होता है। अब बात करते हैं जो छूटे हुए क्वेश्चन से। तो 39वां छूट गया था आपका which of the following is not true about the density of gases। देखिए डेंसिटी ऑफ गैसेस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगी, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। देखिए प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देखिए दोनों सही है, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। तो आप लगा लेंगे वो 39 का पहला और दूसरा सही है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपको ज्ञात करनी है। तो हमने बताया था टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है आपका FCK प्लस 1.65 सिग्मा, ठीक है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपका होता है, ठीक है, मीन स्ट्रेंथ आपका होता है FCK प्लस 1.65 सिग्मा, ठीक है। तो FCK आपका कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है और प्लस 1.65 इंटू सिग्मा कितना दिया हुआ है आपका 5। वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका सिग्मा, तो कितना लगाएंगे आप 1.65 इंटू 5 प्लस 30 38.25 आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ गई। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन आपका। तो कौन सा ये क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है तीसरे वाले में। लास्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड वाला। द मेन पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज टू बी डिटरमाइन, ठीक है। जो आपका साउंडनेस को डिटरमाइन करने का मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग, ठीक है। 10 mm प्रसार होता है ना, तो वॉल्यूम में ही जो चेंज होता है। तो साउंडनेस टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि जो आपका वॉल्यूम आप जो है चेंज हो रहा है उसको निकालने के लिए। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे का पहला, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका और छूटा हुआ है 16th नंबर। चौखट और फ्रेम ऑफ द डोर इज मेजर्ड इन, ठीक है। हमने आपको बताया था जो ड्रेम जो है डोर होते हैं उसके चौखट मतलब उसके जो फ्रेम्स होते हैं वो किसमें मापे जाते हैं, तो आपके जो है स्क्वायर जो है क्यूबिक मीटर में मापे जाते हैं, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 16वें का पहला। हमने आपको बताया था कि अगर वुड वर्क की बात किया तो भी क्यूबिक मीटर में नापा जाएगा, अगर चौखट या फ्रेम की बात किया तो भी क्यूबिक मीटर में नापा जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है। अब चलते हैं जो आपके पल्ले होते हैं ना, डोर्स के जो पल्ले होते हैं उसको स्क्वायर मीटर में नापा जाता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको जरूर बताइए, और आपको क्या पढ़ना है ये भी बताइए आगे एस्टिमेटिंग के बाद, ठीक। आप वोट करिए
एक वोट आपका बिल्डिंग मटेरियल पे गया है, 2 वोट फ्लूइड मैकेनिक्स पे गया है, और लोग जो पढ़ना चाहते हैं उस पर वोट करें, ठीक है। जिसका सबसे ज्यादा वोट होगा वही सब्जेक्ट शुरू करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।